हेलो वेलकम। हम पढ़ते थे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। मगर उसको पढ़ने से पहले हम पहले रिवाइज करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है और साथ में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको बताइए जैसे जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो जो रे बेंड हो जाती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी इंसिडेंट रे है, तो अगर हमारी जो रे है वो ट्रैवल कर रही है तो वो हमारी जो रे है ट्रैवल स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि बेंड हो जाएगी। और जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो जो हमारी फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट थी, सबसे पहले ईयर जिसकी अलग ऑप्टिकल डेंसिटी थी। तो ईयर हमारी पतली होती है जिसे हम रेयर मीडियम कहेंगे। और जब रे ऑफ लाइट इंटर करेगी दूसरे मीडियम में जो हमारा ग्लास है सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि बेंड हो जाएगी। तो जिसे जैसे हम देख सकते हैं जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। तो फिर सेकंड मीडियम में जब आप फिर से देख पा रहे हो जब ग्लास से फिर से एयर में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो अब जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि फिर से बेंड हो जाएगी। और कहाँ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो ये हम अगर हमारा नॉर्मल है तो हम देख सकते हैं जो रे ऑफ लाइट है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। और जब डेंसर से फिर से रेयर में ट्रैवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो जो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकल डेंसिटी से दूसरे ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब एक ग्लास का बना हुआ क्यूबॉइड शेप फिगर होती है। तो जिसे हम देखेंगे किस तरह से इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया और ग्लास स्लैब का नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो ये हमारे पास आ गया ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हमने पिन्स लगाई ए बी साइड पे। तो ए बी साइड पे हमने दो पिन्स लगाई ई और एफ। तो एक हमने पिन ई लगा ली और दूसरी हमने पिन एफ लगा ली। तो जब ये दो ग्लास जो पिन्स थी इनको हमने जब सी डी साइड से देखा तो हमें जो जो ये पिन्स थी हमें दिखी और हमने इन पे उसी पे स्ट्रेट लाइन पे दो और पिन्स लगा ली और उनका नाम हमने मान लो पी क्यू दे दिया, पी और क्यू दे दिया। तो अब हमारे आप देख सकते हो कि जब हमने फिर से यह जो ग्लास स्लैब है उसको हटाने के बाद तो हमारे नॉर्मल्स आ गए एन एन डैश एक नॉर्मल आ गया फर्स्ट सरफेस के साथ ए बी सरफेस के साथ और एम डैश हमारा सेकंड नॉर्मल आ गया सी डी सरफेस के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है सबसे पहले जो ई से लेके एफ तक आ रही है जो ओ पे इसको काट रही है। तो जो ई से लेके ओ तक हमारी रे ऑफ लाइट है वो हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। तो सेकंड हमारी जो ओ से लेके ओ डैश तक है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे आ रही है तो ओ से लेके ओ डैश तक हमारी रिफ्रैक्टिव रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव रे हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी ओ से लेके जो हमारी क्यू तक है, ओ डैश से लेके क्यू तक है जो हमारी वो हमारी बाहर निकली रही है जो रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से, उसे हम एमर्जेंट रे कहेंगे, एमर्जेंट रे। तो हमारे यहाँ पे एंगल भी बनेंगे। तो कौन कौन सा एंगल बनेगा? सबसे पहले हम देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है उसे हम I1 का नाम देंगे। तो I1 एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और जो रिफ्रैक्टिव रे के साथ और साथ में हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो हमारा R1 होगा। तो यह आ गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर से जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करने के बाद जो हमारा एंगल बनेगा तो इसे हम एंगल I2 दे देंगे। तो सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो बाहर निकलने जो इमर्जेंट रे है और उसके नॉर्मल के साथ जो बन रहा है एंगल उसे हम R2 देंगे, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इनिशियल पोजीशन थी रे ऑफ लाइट की, तो इनिशियल पोजीशन ये थी जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। मगर जो हमारी ये इनिशियल पोजीशन आ गई तो इनिशियल पोजीशन ये नहीं रही बल्कि उसके पैरेलल हमारी जो पाथ था वो डिविएट हो के हमारा पैरेलल में यहाँ पे हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
तो इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा जो हमारा ग्लास स्लैब होती है वो एक तरह की क्यूबॉइड शेप फिगर होती है, इसी तरह जो हमारा प्रिज्म होता है तो नीचे से आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक रेक्टेंगुलर शेप है और साइड पे यहाँ पे 4 साइडेड ट्राइंगुलर शेप फिगर है। तो ये ग्लास से बना होता है, तो ग्लास की जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो हमारी 1.5 होती है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो 1.5 होता है। तो यहाँ पे आप हमने दो नॉर्मल ड्रा कर दिए। तो नॉर्मल ड्रा मीन हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो सरफेस के साथ है एन और एन डैश, उसी तरह एम और एम डैश। तो जब भी हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो इंसिडेंट करवाने के बाद हमारी जो रे ऑफ लाइट है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पे नॉर्मल पे जो इंसिडेंट हो रही है, तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि बेंड हो जाएगी। तो बेंड होने के बाद यहाँ पे हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाएगी। तो बेंड होने के बाद सेकंड सरफेस पे हमारी जो रे ऑफ लाइट है, तो जो बेंड होने के बाद इसको हम रिफ्रैक्टिव रे कहेंगे। तो सेकंड सरफेस में ये फर्दर हमारी बेंड हो जाएगी, तो जिसे हम एमर्जेंट रे कहेंगे। तो अगर इसको हम समझें तो हमने जो अब लिया था प्रिज्म लिया था वो आ गया हमारे पास ABC। तो ABC प्रिज्म में हमने जो हमारा नॉर्मल आ गया एन डैश एन डैश और साथ में एम डैश। तो ये हमारे दो नॉर्मल हो गए। तो सबसे पहले हमने जो पिन्स लगाई थी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पिन लगाई थी P और Q, ये P यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमारी Q पिन आ गई। तो जब इन पिन्स को हमने दूसरी तरफ से देखा तो हमें जहाँ पे जो पिन्स मिली तो दो पिन्स हमने और लगा ली उन्हीं के लाइन में R और S पे। तो ये हमने R और S पे दो पिन्स लगा ली। यहाँ से जब हमने पिन्स देखी तो वो पिन्स बिल्कुल हमें स्ट्रेट दिख रही थी, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट PQ से आ रही थी वो PQ से सीधी नहीं चली गई बल्कि बेंड हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं P से लेके जो हमारी रे E तक आ रही है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। उसके बाद E से जो रिफ्रैक्ट होने के बाद E से लेके जो हमारी रे है सीधी H तक नहीं चली गई बल्कि हमारी E से ये जो रे थी वो हमारी F तक आई, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। जो F से लेके जो S तक रे है हमारी वो हमारी एमर्जेंट रे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल्स बनेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के एंगल बनेंगे। जो नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनेगा, एंगल आई बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। तो जो रिफ्रैक्टिव रे जो हमारी EF है, EF के साथ और साथ में हमारे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम R कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और जो नॉर्मल के साथ और बाहर जो निकल रही है एमर्जेंट रे उसके साथ जो एंगल बनेगा E, उसे हम एंगल ऑफ एमर्जेंस कहेंगे। तो जहाँ से हम देख सकते हैं, और जो इस प्रिज्म का एंगल होगा वो हम एंगल A कहते हैं, तो इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए आ गया हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी PQ से लेके यहाँ पे जो हमारी PQ से इंसिडेंट रे आ रही थी वो नॉर्मल नहीं सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है बल्कि बेंड होने के बाद EF पे चली जाती है, और EF से फिर से बेंड होने के बाद वो F से लेके S तक चली जाती है। मगर अगर हम F से इसको एक्सटेंड करवाते हैं और E से भी इसको एक्सटेंड आगे तक करवाते हैं तो हमें एक एंगल मिलता है, तो जिसे हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। जो फर्स्ट इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी जो यहाँ से H की तरफ जा रही थी, और जो फाइनल जो हमारी एमर्जेंट रे की डायरेक्शन है जो S की तरफ जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको हम एंगल D कहते हैं। जो हमारा एंगल ऑफ जो हमारा D है ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन है। तो एंगल ऑफ डिविएशन हमें ये बताता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे और फाइनल जो एमर्जेंट रे है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PE था हमारे पास इंसिडेंट रे, तो यहाँ से लेके P से लेके E तक हमारी इंसिडेंट रे आ गई, EF रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ES हमारी एमर्जेंट रे आ गई। तो यहाँ पे PE इंसिडेंट रे, E से लेके F तक रिफ्रैक्टेड रे, F से लेके S तक एमर्जेंट रे। तो साथ में जो एंगल है हमारे एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास A एंगल है, तो A एंगल हमारे पास आ गया यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, या एंगल ऑफ प्रिज्म। I आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, R आ गया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड E आ गया हमारे पास एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो हमें जो एंगल्स बनते हैं हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो नेक्स्ट हमारा है डिविएशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी वाइट लाइट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जाती है तो उसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाइट लाइट है वो आ रही है तो ग्लास प्रिज्म में से पास हो रही है, जैसे अभी हमने प्रिज्म पढ़ा। तो ग्लास प्रिज्म में से पास होने के बाद जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो डिविएशन उसकी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी इंसिडेंट रे थी तो सीधी नहीं ट्रैवल करके बल्कि ये जो हमारी रे है ये हमारी
हमारी रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो रही है। तो सबसे नीचे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है वो रेड है और ऊपर वाला ग्रीन है और सबसे ऊपर वाला हमारा ब्लू है। तो जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट का बिखरना कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल है, एंगल ऑफ डिविएशन है तो इनिशियल और एमरजेंट रे के बीच में, तो जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो रेड के लिए सबसे ज़्यादा कम है। तो ये डिविएशन एंगल रेड के लिए सबसे ज़्यादा कम है और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा है। तो उसी तरह नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो ये हमारी वाइट लाइट है तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो रही है। नीचे सबसे नीचे जो है वो वायलेट कलर है, ऊपर हमारा पास ब्लू कलर है, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी तरह हम इनको लर्न भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक कंटिन्यू कलर का एक पैटर्न बन रहा है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं जो स्प्लिट हो जाती है लाइट, बिखर जाती है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपोनेंट कलर होते हैं उनके बीच में, उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वेरियस कलर सीमेस जो अलग अलग से हमें कलर मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं? सबसे नीचे हमें वायलेट मिल रहा है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये अलग अलग तरह के साथ हमें कलर मिल रहे हैं। तो इनको याद रखने के लिए एक्रोनियम है। एक्रोनियम कौन सा है? तो हम इनको याद रखने के लिए एक बिबग्योर याद कर सकते हैं। तो बिबग्योर स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो ये कंटिन्यू बैंड बन रहा है कलर्स का, अलग अलग कलर्स का एक बैंड बन रहा है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो बैंड है बीच का, तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कंटिन्यू कलर बन रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो रेड लाइट है, बैंड द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। तो अगर बैंड होने की बात अगर करें तो जो रेड कलर की लाइट है वो सबसे कम बैंड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाइट कलर थी, तो वाइट कलर जो बैंड हुआ तो रेड कलर सबसे कम बैंड हो रहा है, और जो हमारा वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिविएशन की अगर बात करें तो रेड के लिए सबसे ज़्यादा कम होगा और वायलेट के लिए एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा होगा। तो तो इसी वजह से, इसी डिविएशन की वजह से जो रेड कलर होता है तो वो कम बैंड होता है और वायलेट कलर ज़्यादा बैंड होता है। इसी की वजह से अमर्ज एलोंग द डिफरेंट, अलग अलग कलर के अलग अलग पाथ पे अमर्ज होते हैं एंड दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर हैव सी वी सी इन द स्पेक्ट्रम। और जो अलग अलग कलर का एक पैटर्न बनता है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म्स टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो सबसे पहले जो इसने ये ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रम बनता है वाइट कलर साथ अलग अलग कलर में टूट जाती है, तो वो आइजैक न्यूटन ने किया था। तो फर्दर उन्होंने क्या किया, ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग द अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो उन्होंने सबसे पहले वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया, जब सनलाइट को इंसिडेंट करवाया जब प्रिज्म में से, तो आपको पता है कि जो हमारी वाइट लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड हो जाएगी। तो फिर से जब 7 जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का जो पैटर्न था उनको, उस लाइट को फिर से जब उल्टे प्रिज्म में से पास किया, P2 सेकंड प्रिज्म में से, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब फिर से जो लाइट एमर्ज होती है वो हमारी वाइट लाइट एमर्ज होती है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है और 7 कलर मिलके वाइट लाइट बनाते हैं। तो कोई भी लाइट जो कलर से पास होके, जो वाइट लाइट से, जो प्रिज्म से पास होके 7 कलर बना रही है और फिर से 7 कलर मिलके वाइट लाइट बना रहे हैं, तो उस लाइट को हम वाइट लाइट कह सकते हैं। तो इधर ऑब्जर्व गिव द न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, जिससे न्यूटन को ये पता चल गया कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। एंड लाइट दैट गिव द स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफ्टन रेफर्ड एज वाइट लाइट। तो कोई भी लाइट जो एक स्पेक्ट्रम बनाए, 7 कलर का एक पैटर्न बनाए, उसको हम वाइट लाइट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे। आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा, तो देखेंगे कि क्यों होता है, हाउ रेनबो फॉर्म्स आफ्टर रेनफॉल। तो किस तरह से जो हमारा रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है, वो बारिश के बाद बनता है। तो ये रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो जिस तरह से हमने क्लास प्रिज्म में स्पेक्ट्रम पढ़ा, 7 अलग अलग से कलर बने, इसी तरह नेचर में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। जब भी बारिश होती है उसके बाद ये हमारा स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये क्यों बनता है? इट इज़ अ कॉज बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जब वाइट लाइट, हमारी जो सनलाइट होती है, वो 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, हवा में प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी वजह से वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और वाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर में तोड़ने का काम करती हैं। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सनलाइट। तो जो हमारा रेनबो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा सनलाइट, जो जहाँ पे सन होता है, सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बनता है। तो जो वाटर ड्रॉप्सलेट होती हैं एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। तो छोटी छोटी पानी की बूंदें एक तरह से प्रिज्म का काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी सनलाइट थी, तो सनलाइट आने के बाद
जब भी वाटर ड्रॉपलेट में इंटर करती है तो सबसे पहले इसकी डिस्पर्शन होती है, सबसे पहले इसकी रिफ्रैक्शन होती है। जहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी लाइट है वो बेंड हो रही है तो रिफ्रैक्शन होती है। तो सेकंड, वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर ही इसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से जब इमर्ज होती है तो फिर से इसकी रिफ्रैक्शन होगी। तो देन जो हमारी लाइट बाहर निकलेगी उसे हम, जो अगर सनलाइट बाहर निकलेगी तो उसके अलग अलग 7 से कलर होंगे। तो जो ऊपर वाला कलर होगा वो हमारा रेड होगा, क्योंकि रेड कलर सबसे कम डिविएट होता है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डिविएट होता है। तो वायलेट कलर सबसे नीचे होगा और रेड कलर सबसे ऊपर होगा। तो इसी वजह से हमारी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है। तो दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले जो हमारी जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, देन डिस्पर्स होती है, देन द रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, इसी सनलाइट को वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेंस्ट व्हेन इट कम आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो जब ड्रॉपलेट से फिर से बाहर जब रे निकलती है तो वो फिर से रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर से बेंड हो जाती है। तो ड्यू टू दैट डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी डिस्पर्शन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से द डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर। तो हम अलग अलग कलर के जो रेनबो के पैटर्न होते हैं वो हम देख सकते हैं। तो थैंक यू, ये था आपका फाइनल।